नमस्कार। प्राचीन भारत का इतिहास ये ना सिर्फ कुछ तारीखें या राजाओं के नाम हैं, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी पहेली जैसा है। सोचिए, इसके कुछ टुकड़े तो जमीन के नीचे दबे हुए हैं और कुछ पुरानी धूल भरी किताबों में छिपे हैं। तो आज हम इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पाषाण काल से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक भारत की कहानी ने अपना रूप लिया। तो फिर चलिए ये शानदार सफर शुरू करते हैं। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर हम हजारों साल पुरानी कहानी जानते कैसे हैं? मतलब उस जमाने में जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था, तब की बातें हम तक पहुंची कैसे? इतिहासकार एक जासूस की तरह अतीत के सुरागों को कैसे ढूंढ निकालते हैं? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हमारी इस पूरी पड़ताल की चाबी है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले जरा इतिहासकारों के टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं आखिर वो कौन से औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अतीत की धुंधली तस्वीर को साफ करते हैं। तो देखिए, इतिहासकारों के पास ना मोटे तौर पर दो तरह के सुराग होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो सारी चीजें जो जमीन की खुदाई से मिलती हैं, जैसे पुराने औजार हो गए, सिक्के या किसी टूटी फूटी इमारत के खंडहर। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी उस जमाने में लिखे गए ग्रंथ, किताबें या फिर किसी यात्री का लिखा हुआ सफरनामा। तो कह सकते हैं कि एक हमें बताता है कि लोग क्या इस्तेमाल करते थे और दूसरा कि वो सोचते क्या थे। अब इन्हीं सुरागों के आधार पर इतिहास को समझने के लिए इसे तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। इस दौर में कोई लिखावट नहीं थी, तो हमारी पूरी कहानी सिर्फ पत्थरों और हड्डियों पर ही टिकी है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और यह बड़ा ही रहस्यमयी दौर है। यहाँ लिखावट तो मिली है, पर कमाल की बात यह है कि हम उसे आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें लिखे हुए सबूत भी मिलते हैं और हम उन्हें समझ भी सकते हैं। तो ठीक है, अब जब हम ये सुराग समझ चुके हैं, तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं। हमारा पहला स्टॉप होगा वो जमाना जब इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त पत्थर हुआ करते थे। और फिर हम सीधे पहुंचेंगे उस गुमशुदा सभ्यता तक जिसने ऐसे शहर बनाए कि आज के इंजीनियर्स भी देखकर हैरान रह जाएं। ये रहा हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम इसी टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे शिकारियों के छोटे छोटे ग्रुप से कहानी शुरू हुई, और फिर पहले शहर बसे, फिर कबीले बने, और आखिर में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। हर एक दौर ने भारत की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ा। तो हमारा पहला पड़ाव है पाषाण काल। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ, सच में सब कुछ, पत्थर से तय होता था। शिकार के लिए औजार, अपनी सुरक्षा, सब कुछ। ये वही प्रागैतिहासिक काल है जिसका मतलब है यहां कोई किताब नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। इनकी कहानी हमें मिलती है तो बस भीमबेटका जैसी गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग से, या फिर जमीन में दबे उन पुराने पत्थर के औजारों से। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं सीधे सिंधु घाटी सभ्यता तक। अंदाजा लगाइए, आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने ठीक से शहर बसाने शुरू भी नहीं किए थे। यहाँ के लोग ग्रिड सिस्टम पर बनी सड़कों, ढकी हुई नालियों और दो दो मंजिला घरों में रह रहे थे। ये लोग व्यापार के लिए अपनी खास मोहरों का इस्तेमाल करते थे और मेटल को पिघलाकर चीजें बनाने की कला में तो ये माहिर थे। और कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इन लोगों के पास अपनी एक लिखावट थी, अपनी भाषा थी, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी स्कॉलर इसे पढ़ नहीं पाया है। यही है आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा रहस्य। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता हमारे सामने है, लेकिन वो खामोश है। क्यों? क्योंकि हम उसकी भाषा ही नहीं समझ पाए हैं। सिंधु घाटी की उस खामोशी के बाद अब हम एक ऐसे दौर में कदम रखने जा रहे हैं जहां इतिहास पहली बार अपनी आवाज में हमसे बात करता है। ये वो युग है जहां से हमें वो ग्रंथ मिलते हैं जिन्हें हम आज पढ़ सकते हैं, और ये है वेदों का युग। तो वैदिक सभ्यता के साथ ही भारत सही मायनों में ऐतिहासिक काल में एंट्री करता है। यहाँ की भाषा थी संस्कृत, और लोगों की जिंदगी गांव के आसपास ही घूमती थी। पशुपालन और खेतीबाड़ी ही सब कुछ था। और वेदों की वजह से ही हमें पहली बार ये पता चलता है कि उस जमाने के लोग किन देवी देवताओं को पूजते थे, उनके समाज के नियम कायदे क्या थे, और वो इस दुनिया को किस नजर से देखते थे। पर रुकिए, ये जो 1000 साल का वैदिक युग था ना, ये भी एक जैसा नहीं था। इसकी कहानी में भी एक बड़ा मोड़ आया,
जो शुरुआती दौर था, जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, उसमें समाज कबीलों में बटा था और गाय बैल ही सबसे बड़ी दौलत मानी जाती थी। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल और इस दौरान लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे खेती बहुत जरूरी हो गई। अब कबीले धीरे धीरे राज्यों यानी जनपद में बदलने लगे और समाज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और यही जो छोटे छोटे जनपद थे, जब ये आपस में लड़ने लगे और बड़े होने की होड़ में लग गए, तो इन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल भूचाल की नींव रखी जिसमें से निकला भारत का पहला महान साम्राज्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ एक बेहद बुद्धिमान रणनीतिकार चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर 322 ईसा पूर्व में उस वक्त के शक्तिशाली नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी। और अच्छी बात यह है कि इस बार इतिहास ने अपने पीछे सबूतों का खजाना छोड़ा है। तो आखिर ये सबूत दिखते कैसे हैं? देखिए, हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये किताब एक तरह से गाइडबुक है कि एक साम्राज्य को चलाना कैसे है। फिर यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के लिखे हुए अकाउंट्स हैं जो हमें एक बाहरी इंसान की नज़रों से उस समाज को दिखाते हैं। और इन सबसे बढ़कर हमारे पास हैं सम्राट अशोक के वो संदेश जो आज भी हजारों साल बाद भी पत्थरों और खंभों पर खुदे हुए मिलते हैं। ये तारीख 261 ईसा पूर्व, ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये भारतीय इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक भयानक जंग ने एक सम्राट का दिल और एक साम्राज्य की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये था कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक ने लड़ाई तो जीत ली, पर उस जीत की कीमत थी लाशों के ढेर और खून की नदियां। इस मंजर ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। कहते हैं उस दिन के बाद उन्होंने अपनी तलवार हमेशा के लिए रख दी, बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म का रास्ता चुना, यानी शांति और नेकी का रास्ता। शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि एक विजेता ने अपनी जीत को ही ठुकरा दिया था। वक्त गुजरा, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और भारत एक बार फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। लेकिन फिर कुछ सदियों की उथल-पुथल के बाद एक नए वंश का उदय हुआ, एक ऐसा वंश जो भारत को उसकी कला, विज्ञान और संस्कृति की बुलंदियों पर ले गया। इसी दौर को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सवाल यह है कि गुप्त काल को आखिर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते क्यों हैं? क्योंकि इस दौर में जबरदस्त राजनीतिक स्थिरता थी और देश इतना अमीर था कि सोने के सिक्के आम बात थे। और कमाल की बात देखिए, इन सिक्कों पर सिर्फ राजा की शक्ल नहीं होती थी, बल्कि उनका हुनर भी दिखाया जाता था। जैसे सम्राट समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि कला और ज्ञान का भी जमाना था। और इसी दौर ने दुनिया को कुछ ऐसे तोहफे दिए जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। एक तरफ कालिदास ने अपने साहित्य से सबको हैरान कर दिया, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट ने मैथ्स को शून्य का वो क्रांतिकारी आइडिया दिया। जरा सोचिए, जीरो के बिना आज ना तो कंप्यूटर होते, ना ही कोई टेक्नोलॉजी। ये सच में एक नॉलेज एक्सप्लोजन जैसा था, जिसका सेंटर भारत था। और इस नॉलेज एक्सप्लोजन का सबसे बड़ा सेंटर था नालंदा यूनिवर्सिटी। आप इसे उस जमाने की हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं, जहां पूरे एशिया से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये साम्राज्य सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि ज्ञान से भी बहुत अमीर था। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। बाहर से लगातार हो रहे खूनों के हमलों ने गुप्त साम्राज्य को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया और आखिरकार इस शानदार युग का भी अंत हो गया। तो जब हम इन हजारों सालों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। वैदिक संस्कृति देखिए सबसे ज्यादा लंबे समय तक चली, जबकि बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए। इससे क्या पता चलता है? यही कि भारत की कहानी में पॉलिटिकल पावर से कहीं ज्यादा गहरा असर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का रहा है। हर दौर ने अपनी एक छाप छोड़ी है जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे साथ है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं। हजारों साल पहले बनाए गए वो एडवांस शहर, गणित को दिया गया शून्य और एक सम्राट का युद्ध को ठुकरा देना। अतीत की ये कहानियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? इनकी विरासत की कौन कौन सी ईंटें आज भी हमारी दुनिया की नींव का हिस्सा है? ये सोचने वाली बात है।